हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 110 तक। क्वेश्चन नंबर 101, द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम इज गवर्न बाय। आइसोलेटेड कॉलम है और वहां पर यदि डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको पूछी गई है तो कैसे हम डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालते हैं। पहले हम देख लेते हैं आइसोलेटेड कॉलम क्या होता है। Individual footing provided to distribute the load of column to the soil is called isolated footing। ठीक है, जो कॉलम है यदि पर्टिकुलर एक कॉलम पर इंडिविजुअल कॉलम पर एक फुटिंग बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड कॉलम और या आइसोलेटेड फुटिंग वो कहलाएगी। ठीक है, फुटिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो कॉलम है कॉलम पर लोड कहाँ से आता है, जो स्ट्रक्चर का लोड है वो बीम पर आएगा, बीम से कॉलम पे आता है और कॉलम से फुटिंग पे आता है। ठीक है, और फुटिंग उस लोड को सॉइल पर ट्रांसफर करती है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर। ठीक है, इस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है स्ट्रक्चर से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ फुटिंग डेप्थ। जब डेप्थ ऑफ फुटिंग हम डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। पहला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अबाउट द कॉलम फेस, कॉलम फेस के अबाउट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और पंचिंग शियर अबाउट द कॉलम पेरीमीटर। ठीक है, पंचिंग शियर कहाँ पर निकाली जाती है, कॉलम पेरीमीटर के अबाउट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉलम फेस के अबाउट और शियर फोर्स। ये तीनों फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जब डेप्थ ऑफ फुटिंग हम देखते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और पंचिंग शियर, इन तीनों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो तीनों आएंगे क्वेश्चन नंबर 101। आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, if the foundations of all the columns of a structure are designed on the total live and dead load basis, then जो स्ट्रक्चर है उसमें यदि सभी कॉलम के लिए जो डिज़ाइन की जाती है वो टोटल लाइव लोड और डेड लोड उसके लिए की जाती है, सभी कॉलम की डिज़ाइन सेम की जाती है और सेम लोड क्या होगा, टोटल लाइव लोड और डेड लोड। यदि इसके बेसिस पे की जाती है तो क्या होता है, चार स्टेटमेंट, देयर विल बी नो सेटलमेंट ऑफ कॉलम्स, there will be differential settlement, the settlement of exterior column will be more than interior columns, और लास्ट स्टेटमेंट है the settlement of interior columns will be more than exterior columns। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होगा, टोटल लाइव लोड और डेड लोड। ठीक है, डेड लोड का मतलब आप समझते होंगे जो स्ट्रक्चर का खुद वेट होता है, ठीक है, वो डेड लोड कहलाएगा, मेजर पोर्शन वही होता है तो उसका डेड लोड कहलाता है। और लाइव लोड का मतलब क्या हो जाएगा, लाइव लोड उस पर चेंज होते रहता है। ठीक है, वो चेंज होते रहेगा लाइव लोड, जो फर्नीचर होंगे उन फर्नीचर का वेट हो जाएगा, हमारा भी जो वेट होता है वो भी लाइव लोड में आता है। ठीक है, यदि इन दोनों लोड पर, इन दोनों लोड के बेसिस पे यदि डिजाइन की जाती है स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो क्या होगा, द सेटलमेंट उस केस में यदि सभी कॉलम की डिजाइन सेम लोड के लिए की गई है। ठीक है, जो एक्सटीरियर कॉलम है, इंटीरियर कॉलम है, सभी की डिजाइन यदि सेम लोड पे की जाती है तो उस केस में सेटलमेंट जो एक्सटीरियर कॉलम होते हैं, जो बाहरी कॉलम होते हैं, उनका सेटलमेंट ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, अंदर वाले कॉलम के कंपेयर में। ठीक है, इसीलिए जो बाहर के कॉलम होते हैं उसमें और भी लोड के लिए डिज़ाइन किया जाए, उसमें टोटल लोड, लाइव लोड, डेड लोड तो होता ही है। ठीक है, उसके अलावा विंड लोड भी उसमें आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार के उसमें और भी लोड ऐड किया जाता है, क्योंकि जो एक्सटीरियर कॉलम है उसमें और भी लोड लगेंगे तो उसकी भी डिज़ाइन की जाती है। अगर उसके लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे तो एक्सटीरियर कॉलम का सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपेयर में, इंटीरियर कॉलम के कंपेयर में, और उसको कहा जाता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब होता है जब कॉलम का सेटलमेंट अलग अलग हो, वो कहलाएगा डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 102 आंसर सी करेक्ट होगा। द सेटलमेंट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम्स विल बी मोर देन इंटीरियर कॉलम्स। ठीक है, सेटलमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, एक्सटीरियर कॉलम का, क्योंकि उसमें विंड लोड भी आता है और भी एक्स्ट्रा लोड आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन लाइव लोड और डेड लोड के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ अ फुटिंग शुड बी डिजाइन फॉर। यदि इफेक्ट जो होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट का, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होगा,
जो फुटिंग है उनका सेटलमेंट अलग अलग हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है, तो उसको यदि मिनिमाइज करना है तो एरिया ऑफ फुटिंग शुड बी डिजाइन, फुटिंग का एरिया किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, डेड लोड प्लस फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड। क्वेश्चन नंबर 103, to minimize the effect of differential settlement, the area of a footing should be designed for dead load plus fraction of live load. Question number 103, answer C is correct. Question number 104, the critical section of finding maximum bending moment for footing under masonry wall is located. यदि क्रिटिकल सेक्शन आपको फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर फुटिंग अंडर मेसनरी वॉल, और क्या है वहां पर मेसनरी वॉल है, जो फुटिंग है उसके ऊपर दो चीजें हो सकती है, फुटिंग के ऊपर या तो कॉलम हो सकता है या वॉल हो सकती है, तो दोनों केस में हम देख लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, जब वॉल होगी और जब कॉलम हो। वैसे आपको क्वेश्चन में वॉल पूछा गया है, मेसनरी वॉल। बेंडिंग मोमेंट, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट आर डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, यहाँ पर बना हुआ एग्जाम्पल, फॉर कॉन्क्रीट वॉल एंड कॉलम दिस सेक्शन इज टेकन एट फेस ऑफ द वॉल आर कॉलम। फ्रेंड्स थोड़ी सी ये फोटो ब्लर हो रही है, ठीक है, वैसे आपको दिखाई देगा, दिख तो रहा है इसमें, लेकिन फोटो थोड़ी ब्लर हो गई है। इसमें ये फुटिंग है और ये कॉलम या वॉल है, ठीक है, फुटिंग के ऊपर कॉलम या वॉल बनी हुई है। अब क्रिटिकल सेक्शन कैसा होगा, जब मेसनरी वॉल होती है और जब कॉलम होता है, दोनों केस में हम देख लेते हैं। फॉर मेसनरी वॉल दिस सेक्शन इज टेकन हाफ वे बिटवीन मिडिल एंड द एज ऑफ द वॉल। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होता है, ये जो वॉल है इसकी मिडिल से इसके फेस, ठीक, इन दोनों के हाफ में, इसके दोनों के सेंटर में होगा क्रिटिकल सेक्शन। मतलब यदि विड्थ आप मान लो मेसनरी वॉल की कितनी है, स्मॉल बी है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, b/2, और b/2 है, मतलब इसके सेंटर से और इसकी जो फेस है, ठीक है, या एज है, इस वॉल की एज और वॉल का सेंटर, इन दोनों का हाफ वे, मतलब इनका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, b/4 पर, वही होगा क्रिटिकल सेक्शन। वो होगा क्रिटिकल सेक्शन किस केस में, मेसनरी वॉल और फुटिंग। फॉर स्टील कॉलम, अब कॉलम की बात कर लेते हैं। फॉर स्टील कॉलम दिस सेक्शन इज लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द एज ऑफ द बेस प्लेट एंड फेस ऑफ द कॉलम, मतलब मिड वे में कहाँ पर होगा, एक कॉलम है, फुटिंग और ये स्टील प्लेट है, ठीक है, कॉलम कहाँ पर होगा, स्टील प्लेट के ऊपर है। यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होगा, कॉलम की फेस और स्टील प्लेट की एज, इन दोनों के मिड वे में, ठीक है, इन दोनों के कहाँ होगा, मिड वे में। मान लो ये कितना है, एक्स है, तो कहाँ पर होगा वो, x/2 पर, क्रिटिकल सेक्शन होगा x/2 पर। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेसनरी वॉल के लिए, तो कहाँ पर होता है, हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड एज ऑफ द वॉल, वॉल के मिडिल से एज तक। क्वेश्चन नंबर 104, आंसर सी इज करेक्ट। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, यदि वॉल की थिकनेस, वॉल की विड्थ कितनी है, b है, तो ये कितना हो जाएगा, b/4, ठीक है, b/4। क्वेश्चन नंबर 104, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, इन अ पाइल ऑफ लेंथ L the points of suspension from ends for lifting it are located at, एक पाइल है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, L गिवन है, ठीक है, एक पाइल है, उसकी लेंथ आपको L गिवन है, यदि इसको क्रेन की सहायता से लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, इसको क्रेन की सहायता से लिफ्ट किया जाता है, तो कहाँ से लिफ्ट करेंगे, ये आपको पूछा गया है, इसकी डिस्टेंस पूछी गई, कहाँ से लिफ्ट करेंगे, तो इसको लिफ्ट किया जाता है 0.207 L, इतनी डिस्टेंस से इसको सस्पेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, आंसर क्या होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, ड्यूरिंग इरेक्शन द पाइल ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड बाय अ क्रेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, यदि इरेक्शन किया जाता है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है, और पाइल की लेंथ L है, तो उसको सपोर्ट कहाँ से करेंगे, क्रेन के द्वारा, कितने डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कहाँ से पूछी गई है आपको, फ्रॉम द ड्राइविंग एंड ऑफ पाइल विच रेस्ट ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे रेस्ट है, तो उसको क्रेन से, ये क्रेन है, ठीक है, तो क्रेन से कहाँ से इसको
कितने डिस्टेंस से यहाँ पर पाइल की जो लेंथ एल है कितने डिस्टेंस से सपोर्ट किया जाएगा क्रेन के द्वारा, बॉटम से आपको पूछा गया है। ठीक है, ये ड्राइविंग एंड है, इस एंड से आपको पूछा गया है, तो ये कितना होता है 707 एल के बराबर, 0.707 एल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 106 आंसर सी इज करेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आरसीसी के कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको याद करना होंगे, उनके आंसर आपको याद करना होंगे, क्योंकि आरसीसी में आईएएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेंगे। ठीक है, आपको याद ही करना पड़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107, while designing the pile as a column the end condition are nearly, जो पाइल है उसको डिजाइन किया जाता कॉलम की तरह, तो उसकी एंड कंडीशन हम कैसे एज्यूम करते हैं, बोथ एंड्स हिंज, बोथ एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज फ्री। ठीक है, चार कंडीशन दी है कॉलम की, तो पाइल को हम कैसे एज्यूम करते हैं जब उसकी डिजाइन की जाती है, तो यदि हमने पाइल को डिजाइन किया कॉलम की तरह तो उसकी एंड कंडीशन हम क्या लेते हैं, एक एंड को फिक्स ले लेते हैं और अदर को हिंज भी लिया जाता है। ठीक है, जो पाइल होगा उसका एक एंड हम क्या मानते हैं फिक्स्ड है और अदर हिंज है, उसका जो लोअर पोर्शन होगा, जैसे पाइल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में पाइल है, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एंड होगा ये हिंज एंड होता है और ऊपर वाला फिक्स्ड होता है और उसकी डिजाइन की जाती है पाइल की कॉलम की तरह। क्वेश्चन नंबर 107 आंसर सी करेक्ट होगा। While designing the pile as a column, the end conditions are nearly one end fixed and other end hinged. Question number 108. The recommended value of modular ratio for reinforced brickwork is. आपको मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू पूछी गई कितनी होगी, तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है। मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, वो कहलाएगा मॉड्यूलर रेशियो। किसका अनुपात होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की डिवाइडेड बाय कॉन्क्रीट की, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा मॉड्यूलर रेशियो। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ एम फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज 40, वो कितना होगा 40 रिकमेंडेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 आंसर C is correct. Question number 109. According to IS recommendations, Indian Standard Recommendations, the maximum depth of stress block for balanced section of a beam of effective depth D is. यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेप्थ पूछी गई स्ट्रेस ब्लॉक की, किसके लिए, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, ऑफ अ बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। हम यहाँ पर तीनों केस में देख लेते हैं। लिमिटिंग डेप्थ आप न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी, ये फॉर्मूला होता है एक्स यू लिमिटेड बराबर 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं के बराबर, ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे, के बराबर हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला के इंटू डी। एक्स यू लिमिटेड, जब हम एफ वाई की वैल्यू रखते हैं, एफ वाई मतलब स्टील जो है, स्टील की ग्रेड हम लेते हैं पहले एफ ई 250, सेकेंड में एफ ई 415 और एफ ई 500। इन तीनों की जब वैल्यू रखते हैं तो इन तीनों के लिए यहाँ पर एक्स यू लिमिटेड आपको देख सकते हो कितनी होगी, 0.53 डी, 0.48 डी और 0.46 डी के बराबर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर, वैसे आपको ये ग्रेड नहीं दी गई है, तो आप तीनों में से देखोगे जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 आंसर यहाँ पर अभी देखोगे तो आंसर ये वाला आपको मिलेगा ए। ये किसके लिए है, एफ ई 250 के लिए, और दोनों ग्रेड जो है एफ 415 और एफ 500 उसके लिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 109 आंसर ए करेक्ट होगा। ये दोनों वैल्यू भी आपको याद रखना है। वैसे गुप्ता एंड गुप्ता बुक में यहाँ पर 4 की जगह क्या, 5 की जगह क्या दिया गया, 4 दिया गया, 43D, जो कि गलत है, 43 नहीं होगा, क्या होगा वो 53D होगा। क्वेश्चन नंबर 109 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, assertion A, the load factor for live load is greater than dead for dead load, और रीजन इसका दिया गया है, the live loads are more
अनसर्टेन देन डेड लोड्स। तो फ्रेंड्स इसको डिस्कस कर लेते हैं, लोड फैक्टर होता क्या है और उसकी वैल्यू कितनी होती है लाइव लोड के लिए और डेड लोड के लिए। लोड फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ द थ्योरेटिकल डिजाइन स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम लोड एक्सपेक्टेड इन सर्विस। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा लोड फैक्टर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड इज 2.2 एंड फॉर डेड लोड इज 1.5। डेड लोड के लिए 1.5 होता है और लाइव लोड के लिए 2.2 के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसर्शन तो ए करेक्ट हो जाएगा, जो एसर्शन दिया गया है लाइव लोड के लिए लोड फैक्टर ग्रेटर होता है डेड लोड से, तो एसर्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका जो रीजन दिया गया है, रीजन क्या है, द लाइव लोड्स आर मोर अनसर्टेन देन डेड लोड्स। तो फ्रेंड्स इसका रीजन भी करेक्ट है कि जो डेड लोड होता है वो तो फिक्स होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। डेड लोड जितना भी है उसका सेल्स वेट वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो लाइव लोड है वो चेंज होते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। यदि वहाँ पर फर्नीचर ज़्यादा आ गए, कुछ मशीनें आ गई, तो उसका लाइव लोड बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से लाइव लोड चेंज होते रहता है। यदि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, तो उसका लाइव लोड बढ़ जाता है। इस तरीके से लाइव लोड चेंज होते रहता है, लेकिन डेड लोड ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इसीलिए लाइव लोड में हम लोड फैक्टर भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसीलिए लाइव लोड को क्या कहा जाता है, मोर अनसर्टेन, उसकी सर्टेनिटी मोर होती है, ठीक है, मोर अनसर्टेन होता है वो किसके कंपेयर में, डेड लोड के कंपेयर में। तो इसका रीजन भी करेक्ट दिया गया है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है वो एसर्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, आंसर ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।